इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 5 में हम शुरू करेंगे आज कल के अधूरे पाठ की आगे की पंचवर्षीय योजनाएं। कल के पाठ में मतलब पार्ट 4 में हमने कंप्लीट की थी पंचवर्षीय योजनाएं 4 तक, चौथी पंचवर्षीय योजना तक। आज हम कंप्लीट करेंगे आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना तक, 5वीं से लेके 12वीं तक। ये हमारा पंचवर्षीय योजनाओं की लास्ट वीडियो होगी। ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी आपके 1991 के आर्थिक सुधारों पर। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्य कब से रहा था? कार्यकाल 1974 से 1989 तक। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। आपको सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ध्यान में रखना है। एग्जाम्स में योजनाओं के मुख्य उद्देश्यों के नाम से भी आ जाता है। ठीक है, कभी कभी एग्जाम्स में मुख्य लक्ष्य नहीं पूछकर उसमें जो मेन योजनाएं, जो सुधार लागू किए जाते हैं या जो कानून बनाए जाते हैं वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो में आपको वो सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके पंचवर्षीय योजनाओं से आते ही आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड्स। 5वीं योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी। तो आपको क्वेश्चन आएगा कि कौन सी पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पर आधारित थी? तो कौन सी थी? 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसमें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को अच्छे से इसे पढ़ना है, याद करना है और सुनना है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, 2 अक्टूबर 1975 को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना, 1975 में 20 सूत्रीय कार्यक्रम और काम के बदले अनाज योजना। क्लियर है? ये सारे प्रोग्राम किस योजना के पार्ट थे? 5th प्लान के। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान जो आया था उसके पार्ट थे। क्लियर है? इस योजना में उत्पादन व रोजगार के अवसरों में वृद्धि, सामाजिक न्याय के विस्तृत कार्यक्रम। देखिए, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है? महिलाओं के लिए गरीबी है ना, उनको रोजगार के लिए प्रोवाइड करना अवसर, स्वास्थ्य के लिए अवसर देना, शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए अवसर देना, मतलब कुछ छूटों के साथ उन्हें सामाजिक न्याय तक पहुंचाना। सामाजिक न्याय का मतलब ये होता है समाज के निम्न तबके को उत्पादन और वितरण की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी उनके अस्तित्व के विकास के लिए जो अवसर हम उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं, सरकार उन सभी अवसरों को प्रदान करती है। प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, स्वच्छ पेयजल सभी के लिए ज़रूरी है। ओके। ग्रामीण सेवाएं, ग्रामीण सेवाओं में क्या आएगा भाई? पंचायत होना चाहिए, पंचायत का अच्छा स्ट्रक्चर होना चाहिए, पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलना चाहिए। पोषण हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है, सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे भारत में ही पाए जाते हैं। अच्छे से ध्यान रखिएगा आप इस चीज़ को। ग्रामीण आवास, गाँवों में जो घर होते हैं वो कच्चे होते हैं, बाढ़ आती है उसमें वो टूट जाते हैं, तो इनको आवासों को क्या करना? मजबूत बनाना। सड़कें गांव और शहरों को जोड़ने का मुख्य साधन और संसाधन है। जब सड़कें होती हैं तो डेवलपमेंट अपने आप ही गांवों में पहुंचता है। विद्युतीकरण करना, बिजली होगी तो अपने आप डेवलपमेंट बढ़ता है। तो ये सभी काम किए गए। खाद्यान्न भंडार, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। खाद्यान्न भंडार मैंने कल भी आपको बताया था, बफर स्टॉक की अवधारणा आई थी। भाई अतिरिक्त जो उत्पादन हो जाता है हमें उसे क्या करना है? स्टॉक करके रखना है, जिससे क्या होगा? महामारी के टाइम पर, भूखमरी के टाइम पर, सूखे के टाइम पर हम उस खाद्यान्न का अपने लोगों के लिए उपयोग कर सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, PDS। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मैंने कल भी बताया था आपको, राशन की जो दुकानें होती हैं उन्हें कहा जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रीय असमानता को कम करना। देखिए, इसका मतलब क्या होता है भाई? देखिए, पंजाब कितना डेवलप है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को ले लीजिए। दूसरी तरफ अगर आप राज्य विशेष को ही देखें तो राज्य में कुछ जिले ही ऐसे होते हैं, जैसे राजधानी ज़्यादा डेवलप होगी, राजधानी के आसपास के जिले ज़्यादा डेवलप होंगे, लेकिन जो दूर के जिले होंगे वो डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो इसे क्या बोलते हैं? सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय असमानता। सामाजिक स्तर पर असमानता होगी, आर्थिक स्तर पर असमानता होगी और क्षेत्रीय स्तर पर भी असमानता होगी। कोई क्षेत्र ज़्यादा डेवलप होगा तो कोई क्षेत्र कम डेवलप होगा। तो इसे कम करने का प्रयास किया गया।
जनता सरकार के सत्ता में आने के बाद यह योजना 1 साल पहले ही बंद कर दी गई हुई। 79 में खत्म होनी थी, लेकिन कब खत्म हो गई? 78 में ही खत्म कर दी गई। लक्ष्य प्राप्त करने में यह योजना असफल रही। सकल घरेलू उत्पाद में 4.9% की वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में 0.75% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये आपको ध्यान में रखना है। वैसे इतने फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन जब पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ बनाना हो तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ऐसी डाल दी जाती है जो हमें नहीं बनती है, लेकिन हमने यहाँ पर सारे क्वेश्चन डाले हैं। लेवल टफ आए इजी आए उससे हमें मतलब नहीं रखना है। हमें हमारी तैयारी जो है उसको इतना अच्छा रखना है कि किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए वो हमसे बनना चाहिए। ओके स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं आगे। अनवरत योजना या रोलिंग प्लान, ये कब से चला था? 1978 से 1980 तक। 1 अप्रैल 1978 में प्रारंभ किया गया, जिसे अनवरत योजना कहा गया। अनवरत योजना के प्रतिपादक, आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम्स में आप फेस करने को मिलेगा ही मिलेगा। गुन्नार मेडल थे अनवरत योजना के प्रतिपादक। ये विश्व स्तर पर लेकर आए थे, बड़े अर्थशास्त्री थे गुन्नार मेडल। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या है? एशियन ड्रामा। ये विश्व स्तर पर लेकर आए थे। और भारत में कौन लेकर आए थे? डी.टी. लकड़वाला। भारत में कौन लेकर आए थे योजना का अनवरत योजना या रोलिंग प्लान? डी.टी. लकड़वाला। आपको दोनों ही लोगों को याद रखना है। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, ये बहुत पूछा जाता है, एमपीपीएससी में भी आता है और अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है, जिसे 1999 में स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया था या मिला दिया गया था। ठीक है, तो वो इसमें ही आया था अनवरत प्लान में, रोलिंग प्लान में। काले धन को कम करने के लिए क्या किया गया? समाप्त करने के लिए 1000 के जो नोट थे उनकी वैधता समाप्त कर दी गई, जिससे अभी भी हुआ था डिमोनेटाइजेशन। ठीक है, मुद्रा को अपन ने पुरानी मुद्रा को 500 के नोटों को हटा दिया था, 100 के नोटों को हटा दिया था। ठीक है, फिर नए नोट आए, जिससे क्या हुआ? जिन लोगों के पास काला धन जमा करके रखा गया था, छुपा कर रखा गया था, वो उसकी वैधता समाप्त होते से ही वो पैसे की वैल्यू खत्म हो गई। ठीक है, और फिर नए नोट छापे जाते हैं। सार्वजनिक बीमा योजना प्रारंभ की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आ भी चुका है एग्जाम में। ओके, ये IMP है। बढ़ते हैं आगे। छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल याद रखिएगा, सबसे पहले 1985-86। देखिए, ज़्यादा फैक्चुअल पूछा जाता है तो क्या होता है कि पूछ लेते हैं कि इसमें कौन सी योजना कब आई थी, तो आपको इनका ईयर याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बीच बीच में क्या हुआ, रोलिंग प्लान आए, कभी 1 वर्षीय योजना आ गई, तो उस वजह से इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो आपको ये ईयर जो है ये याद रखना है। इसको याद रखने से आप जो इस समय इस कार्य विशेष में जो योजनाएं आई हैं, जो कार्यक्रम आए, उन्हें ईजिली याद कर सकते हो। ओके, चलिए स्टूडेंट, 1 अप्रैल 1979 से 1 मार्च 1980 तक क्या चला? अपना योजना अवकाश चला। फिर छठी पंचवर्षीय योजना लाई गई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर फोकस किया गया। गरीबी निवारण, रोजगार सृजन पर। घरेलू ऊर्जा के क्षेत्र में तेजी से विकास और ऊर्जा संरक्षण के अच्छे उपयोगों पर बल दिया गया। योजना आयोग के द्वारा गरीबी निर्देशांक अर्थात ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी, ये 24 कैलोरी लिखा है यहाँ पर, ये होगा आपका 2400 कैलोरी, और ग्राम शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। मतलब ये यहाँ पर कैलोरी का कि आपको शहरी क्षेत्र में जिस व्यक्ति के भोजन में 2400 कैलोरी तक के खाद्य पदार्थ या भोजन उपलब्ध हो रहा है वो गरीब नहीं होगा। अगर 2400 से कम हो रहा है तो वो शहरी क्षेत्र में गरीब माना जाएगा। इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र में क्या होगा? ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी होगा और शहरी क्षेत्र में 2100, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में शारीरिक श्रम ज़्यादा किया जाता है तो ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता होती है, और अगर इससे 2400 से कम होगा मतलब वो गरीब होगा। ओके, और 2100 कैलोरी शहरी क्षेत्र में, अगर 2100 कैलोरी आपके भोजन में तो आप अच्छी अवस्था में हो, अगर 2100 से कम है तो आपको गरीब माना जाएगा। ये पुराना आंकड़ा है लेकिन आपको ध्यान
रखना है। अब तो सी रंगराजन समिति के तहत जो पैसा है, प्रतिदिन आप कितना कमाते हो, 27 रुपये और 33 रुपये का आंकड़ा है ना। ग्रामीण क्षेत्र में 27 और शहरी क्षेत्र में 33 रुपये जो कमाता है, और जो इनसे नीचे कमाता होगा उसे गरीब माना जाएगा। चलिए ये भी क्लियर करूंगी मैं आपको वन बाय वन। पहले अपन बेसिक कंप्लीट करते हैं, सभी चीज़ें मैं आपको कंप्लीट कराऊंगी। इसी समय 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। 1969 में भी किया गया था। कितने बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नाबार्ड की स्थापना की गई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नाबार्ड करंट में बिल्कुल आपका अपडेटेड ही रहता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई थी। छठी योजना के अंतर्गत। कब की गई थी? 12 जुलाई 1982। 12 जुलाई 1982 नाबार्ड। और 1982 में ही एक्जिम बैंक, आयात निर्यात बैंक की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। वृद्धि लक्ष्य से अधिक प्राप्त हुई। लक्ष्य कितना था? 5.2%। प्राप्त कितना हुआ? 5.7%। प्रति व्यक्ति आय में 3% की वृद्धि के साथ ही मुद्रास्फीति की दर में भी गिरावट आई। मतलब मुद्रास्फीति महंगाई की दर है ना, महंगाई में भी गिरावट आई थी छठी पंचवर्षीय योजना में। नेक्स्ट आ जाते हैं हम सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990, 5 साल। इस योजना के उद्देश्य में आर्थिक वृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय पर बल दिया गया। ठीक है, ये इस योजना के उद्देश्य थे। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर विशेष बल दिया गया। मतलब खाद्यान्न उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, ठीक है, जिससे भारत को निर्यात करने की आवश्यकता नहीं पड़े। उत्पादकता और रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर विशेष ध्यान दिया गया। इंदिरा आवास योजना 1985 से 86, 1985-86 में आई इंदिरा आवास योजना। जवाहर रोजगार योजना 1989, नेहरू रोजगार योजना 1989। ये तीनों योजनाओं को आपको याद रखना है। किस पंचवर्षीय योजना से के समय काल में आई? सातवीं पंचवर्षीय योजना के। ठीक है, 1986 में स्पीड पोस्ट सेवा और दिल्ली में कापार्ड की स्थापना की गई। ठीक है, स्पीड पोस्ट सेवा आप लोगों को पता ही है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी चीज़ें सेंड करते हैं तो उसकी स्पीड क्या मतलब वो क्या होती है, तीव्र तरीके से पहुंच जाती है, ज़्यादा लंबे समय नहीं लगाती है, जैसा नॉर्मली हम पोस्ट करते हैं उससे ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब तो कुरियर सेवा आ गई है तो वो ज़्यादा और अच्छे से हो जाती है। यहाँ बात आई है कापार्ड की। कापार्ड क्या था? ये लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद थी। लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद थी कापार्ड। ठीक है, इसकी स्थापना की गई थी ताकि ये स्थानीय स्तर पर जो NGO होते थे, स्वयंसेवी संस्थाएं होती थी, उन्हें ऋण प्रोवाइड करती थी। ठीक है, सरकार इन्हें ऋण देती थी, फिर ये इन्हें ऋण प्रोवाइड करती थी। प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस योजना को हिंदू वृद्धि दर के रूप में वर्णित किया है। देखिए भाई, प्रोफेसर राजकृष्ण का निधन हो गया 2 साल पहले समथिंग। इन्होंने, ये अर्थशास्त्री थे, इन्होंने क्या कहा था? इस योजना को हिंदू वृद्धि दर कहा था। हिंदू वृद्धि दर का मतलब क्या होता है? 1950 से 1980, 50 से 80 तक जो हमारी अर्थव्यवस्था की निम्न वृद्धि दर रही थी। कैसी रही थी? निम्न वृद्धि दर। उसे ही क्या कहा गया था? हिंदू वृद्धि दर कहा गया था। GDP में लक्ष्य, ये लक्ष्य में लिखा है, लक्ष्य जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य वृद्धि के स्थान पर वास्तविक 6.6% की वृद्धि रही और प्रति व्यक्ति आय में 3.6% की वृद्धि दर्ज की गई थी। लक्ष्य कितना रखा? 5%। प्राप्त कितना हुआ वास्तविक रूप में? 6%। ठीक है, तो ये सफल योजनाओं के रूप में गिनी जाती है। अब देखिए, सातवीं के बाद फिर क्या आया? वार्षिक योजनाएं आने लगी, है ना। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी देश में, तो क्या हुआ? 1990 से 1992 में 2 वार्षिक योजनाएं आई। वार्षिक योजना का मतलब 1-1 साल के लिए प्लान बनाए गए थे, चलाई गई। इसी दौरान 1991 में नए आर्थिक सुधार किए गए। कौन थे भाई यहाँ पर? मनमोहन सिंह। ठीक है, यही आर्थिक सुधारों के मतलब प्रवर्तक थे। इनके ही थ्रू ये आर्थिक सुधार देश में लागू किए गए थे 1990-91 में। हम इन्हें नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। लघु उद्योगों के विकास के लिए 1990 में सिडबी की स्थापना की गई। देखिए,
अभी क्या हुआ था, आपकी जो सरकार योजनाएं बना रही है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, जिसमें लघु उद्योगों पे सरकार विशेष फोकस दे रही है। तो जो लघु उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में जब चलाया जाता है, तो सिडबी ऐसी संस्था है जो इन्हें ऋण प्रोवाइड करती है। सिडबी उन योजनाओं में नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। आपको ध्यान रखना है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जब वो यूपीएससी के क्वेश्चन देखते हैं तो आपको वहां पर देखते हैं आप लोग के 4 ऑप्शन देते हैं, आपको 4 में से गलत चूज करना होता है। तो वहां पर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होते हैं। तो पूरी इन्फॉर्मेशन में से आपको देखना पड़ता है कि कौन से 3 सही हैं या कौन से 2 सही हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होता है कि जैसे कोई योजना के बारे में पूछा जा रहा है तो उसकी नोडल एजेंसी भी जरूर पूछी जाती है। तो अभी जो ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे लघु उद्योगों को ऋण प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो किसके थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं? सिडबी के द्वारा। जैसे कृषि क्षेत्र की योजनाओं के लिए ऋण कौन सी संस्था प्रोवाइड करती है? नाबार्ड करती है। वैसे ही लघु उद्योगों के लिए ऋण कौन प्रदान करती है? सिडबी प्रदान करती है। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी, ध्यान रखिएगा। नाबार्ड की 12 जुलाई 1982 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये भी याद रखिएगा, सिडबी का लखनऊ में है। बढ़ते हैं आगे, 8वीं पंचवर्षीय योजना पर आ गए हैं अब हम। 1992 से 1997 इसका एरा रहा था, 5 साल। इसका मुख्य फोकस था मानव संसाधन विकास, रोजगार, शिक्षा, जन स्वास्थ्य पर विशेष फोकस। देखिए, मानव संसाधन का मतलब ही होता है कोई भी मानव है, हम हैं, हम कब संसाधन बन पाएंगे अच्छे? हम संसाधन ही हैं भाई। जिस देश के पास उसका मानवीय संसाधन सबसे अच्छा होगा, वो देश अपने आप डेवलपमेंट करेगा। बड़ी जनसंख्या अच्छी नहीं होती है, ठीक है, छोटी जनसंख्या हो लेकिन प्रोडक्टिव हो। तो उसे प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाएगा? अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए, अच्छा जीवन स्तर दिया जाए और अच्छा रोजगार के अवसर दिए जाए, तो मानव संसाधन अपने आप अच्छा होगा। ये किस योजना का लक्ष्य था? 8वीं पंचवर्षीय योजना का। इस योजना में जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल अपनाया गया। कौन सा मॉडल अपनाया गया? जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल अपनाया गया, यह इसे स्वीकार किया गया। इसका लक्षित विकास दर क्या थी? 5.6%। 5.6% के स्थान पर, ठीक है, कितनी कर दी गई? 8%। इसे बदल दिया गया था। और वास्तविक रूप में क्या प्राप्त हुआ आपको? 8% की दर प्राप्त हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा को क्या करना? सर्वव्यापक बनाना, मतलब सभी तक उसकी पहुंच बनाना। स्कूलों का निर्माण करना, आधारभूत ढांचे जो आपके सड़क, पुल, ब्रिज, ये सब है, इनका निर्माण। ऊर्जा, बिजली की व्यवस्था, ठीक है, नए नए जो आपके संयंत्र हैं वो स्थापित करना। परिवहन की व्यवस्था करना, संचार, सिंचाई आदि को वितरण किया गया। कृषि क्षेत्र में 3.1 से अधिक 3.6% की वृद्धि दर प्राप्त हुई। लक्ष्य कितना रखा गया? 3.1, प्राप्ति कितने की हुई? 3.6 की। तथा उद्योग क्षेत्र में भी वार्षिक वृद्धि दर 8.1% प्राप्त हुई। नेक्स्ट योजना की तरफ चलते हैं, 9वीं पंचवर्षीय योजना। फ्रेंड्स, वीडियो बड़ा हो जाएगा लेकिन पूरा कंप्लीट करना था, इसलिए इसमें सारी पंचवर्षीय योजना को कंप्लीट किया गया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, मेहनत करके बनाया है, तो प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि था। ठीक है, सामाजिक न्याय हो, समानता हो और उसके साथ हम आर्थिक वृद्धि करेंगे। इसलिए जीवन स्तर, रोजगार सृजन, आत्मनिर्भरता क्षेत्र पर विशेष फोकस किया गया। इस योजना में पंचायती राज्य संस्थाओं, सहकारिता मतलब जो अपनी सहकारिता बैंक वगैरह होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती हैं जो गांव में दूध को इकट्ठा करती हैं, इस तरीके की कोऑपरेटिव सोसाइटियों एवं एनजीओ संस्थाओं को बढ़ावा दिया गया। स्वच्छ पेयजल, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, आवास जैसी मूलभूत सेवाओं को उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य सुनिश्चित किया गया। देखिए, सभी पंचवर्षीय योजनाओं में लगभग
सेम उद्देश्य होते हैं। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है बनाए जाने का? देश का विकास करना। अब जब देश का विकास कर रहे हैं हम, तो जो विशेष लक्ष्य होता है, विशेष लक्ष्य का मतलब होता है उस विशेष क्षेत्र पर हम ज़्यादा बजट में आवंटन करेंगे और बाकी सभी क्षेत्रों को साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, तो सभी मुद्दे सेम ही रहेंगे, लेकिन जो मुख्य विशेष उद्देश्य होता है वो यहाँ पर मेन हो जाता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम योजना मतलब शहरों में भी ग्राम योजना अपनाई गई थी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्वर्ण जयंती योजना लाई गई थी, दोनों स्तरों पर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इस योजना में भी बनाए रखा गया। जैसी ये पहले आ रही थी बनती हुई, वैसे की वैसी इस योजना में भी इनको स्वरूप बनाए रखा गया। इन सभी योजनाओं को अच्छे से ध्यान से याद कर लीजिएगा आप लोग। ओके, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। भुगतान संतुलन की स्थिति। भुगतान संतुलन का मतलब क्या होता है भाई? हम किसी देश से ले रहे हैं, दो चीजें होती है ना, चालू खाता और ये अपना जो होता है भुगतान संतुलन, है ना। किसी देश से मतलब आप सामान ले रहे हो और कोई देश आपसे ले रहा है, तो आयात आपका क्या होना चाहिए? हमेशा कम होना चाहिए, और निर्यात क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। वो होती है भुगतान संतुलन की अच्छी कंडीशन। लेकिन जब आप आयात ज़्यादा कर रहे हो, सामान ज़्यादा मंगा रहे हो दूसरे देशों से और निर्यात कम कर पा रहे हो, इसका सीधा मतलब क्या होगा कि भाई आपके देश में अच्छी क्वालिटी का, अच्छी गुणवत्ता का, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का सामान नहीं बन रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि आपके यहाँ से आयात ज़्यादा हो रहा है और आप सामान बेच कम रहे हो। जब आप सामान ज़्यादा खरीदोगे तो आपकी मुद्रा का प्रवाह क्या होगा? ज़्यादा होगा, और आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार क्या होगा? कम होता जाएगा। तो इस स्थिति में सुधार करना। विदेशी ऋण का भार, ये भारत नहीं है, भार है ना, भार मतलब उसका जो बोझ है वो कम करना, उसे रोकना। ठीक है। खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक संसाधनों का उचित दोहन और संरक्षण करना इन योजना के अन्य लक्ष्य थे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं आगे। इसकी विकास दर 7% निर्धारित की गई, परंतु बाद में से बदल दिया गया। 7% से क्या कर दिया गया? 6.5% कर दिया गया। जबकि वास्तविक रूप से कितनी प्राप्त हुई थी जब 5 ईयर कंप्लीट हो गए? 5.5% ये प्राप्त हुई। सेवा क्षेत्र में 6.5%, कृषि क्षेत्र में 3.9%, विद्युत क्षेत्र में 9.3%, खनन क्षेत्र में 7.2%, उद्योग क्षेत्र में 8.5%, विनिर्माण क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सभी क्षेत्रों में अलग अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए थे कि हमें इन क्षेत्रों में इतना इन्वेस्टमेंट करके इतनी इतनी वृद्धि प्राप्त करनी है। क्लियर है? चलिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। इस योजना में कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया और सर्वाधिक व्यय ऊर्जा क्षेत्र पर किया गया। व्यय किस पर किया गया? बजट में सबसे ज्यादा व्यय ऊर्जा क्षेत्र पर किया गया और इसका मुख्य फोकस बिंदु क्या रहा? कृषि रहा। मौद्रिक तथा राजकोषीय नीति को और ज्यादा लचीला बनाना और सामाजिक क्षेत्र और आधारिक संरचना पर बल दिया गया। किस योजना में? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए राज्य स्तर पर विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए। क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी बता देती हूँ। जहाँ हम देखते हैं कि किसी राज्य में ज़्यादा डेवलपमेंट है, वो राज्य ज़्यादा समृद्ध है, वहीं भारत के कुछ राज्य अति गरीबी में हैं। ठीक है। समृद्ध राज्यों में आप केरल बोल सकते हो, तमिलनाडु बोल सकते हो, आंध्र प्रदेश बोल सकते हो, पंजाब बोल सकते हो, हरियाणा बोल सकते हो, दिल्ली बोल सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये क्या है? क्षेत्रीय असंतुलन प्रकट करते हैं कि किसी राज्य में ज़्यादा डेवलपमेंट है और किसी राज्य में बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो इसे कम करना। राज्य स्तर पर विशेष लक्ष्य निर्धारित किए गए। रोजगार संभावना वाले क्षेत्रों पर फोकस किया गया। जहाँ से ज़्यादा रोजगार सृजन हो सकता है, इस योजना में उन पर फोकस किया गया। क्या ज़रूरत थी, क्या इन्वेस्टमेंट था, उसे बढ़ाया गया। कृषि, निर्माण क्षेत्र, पर्यटन, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, संचार,
शिक्षा सेवाएं आदि पर विशेष जोर दिया गया। सभी योजनाओं में इन क्षेत्रों पर जोर दिया जाएगा। ठीक है, अभी भी सरकार जो योजनाएं बनाती है वो इन्हीं क्षेत्रों को फोकस करके बनाती है, क्योंकि जब रोजगार सृजन होगा, लोगों की आजीविका बढ़ेगी, जीवन स्तर में सुधार आएगा, देश अपने आप तरक्की करता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। इस योजना में लक्ष्य 8% की वृद्धि दर के स्थान पर 7.6% की वृद्धि दर रही। लक्ष्य प्राप्ति 8% थी और प्राप्ति कितना हुआ? 7.6%। इस योजना में निवेश की दर में वृद्धि हुई। निवेश बाहर से जो करते थे उसमें वृद्धि हुई, जो 32.1% थी। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में 31, सकल घरेलू बचत, सॉरी उत्पाद नहीं है ये बचत है, में 31.9% की वृद्धि देखी गई। बढ़ते हैं नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना की तरफ। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012। ठीक है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तीव्रता और अधिक समावेशी विकास। तीव्रता और अधिक समावेशी विकास। समावेशी विकास का मतलब क्या होता है? समावेशी विकास का मतलब होता है समाज के सभी तबकों को मुख्य धारा में जोड़कर सभी तक आर्थिक और जो सामाजिक और वित्तीय जो योजनाएं हैं उनका लाभ पहुंचाना और उनका आर्थिक, सामाजिक और वित्तीय उत्थान करना। ठीक है, समावेशी सभी को लेकर काम करना। समावेशी का मतलब ये भी होता है कि आप जो आपके पास संसाधन है उनका ऐसा उपयोग करें कि आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके। ऐसा ना हो कि आज ही हम उपयोग करें और हमारी यही पीढ़ी सारी चीज़ों का उपभोग कर ले और आने वाली पीढ़ियां उन चीज़ों को नसीब ना कर पाएं। ठीक है, जैसे हमारे पूर्वजों ने जंगलों में शेर देखे थे, लेकिन आजकल हम शेर कहाँ देखते हैं? चिड़ियाघर में देखते हैं। ये हमारे संसाधन ही है। धीरे धीरे आप जो जिन चीज़ों का उपभोग आपने करा, ठीक है, वो आने वाली पीढ़ी उपभोग नहीं कर पाएगी। जिस तरीके से एनवायरनमेंट में चेंज आ रहा है वैसे, तो इसको क्या करना? समावेशी बनाना। जितनी ज़रूरत है उतना ही उपयोग करना। 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता कितने प्रतिशत तक बढ़ाना? 80% तक बढ़ाना। सभी को साक्षर करना। मातृ मृत्यु दर को घटाकर 1 प्रति 1000 जीवित जन्म के स्तर पर लाना। जो मातृत्व मृत्यु दर होती है उसको कितने पर मापा जाता है? 1000 जीवित जन्म पर मापा जाता है। तो उसे क्या करना? 1000 प्रति जीवित जन्म लाना। मतलब 1000 अगर महिलाएं बच्चे को जन्म दे रही है तो सिर्फ एक माता मरे उसमें से। ठीक है, मतलब अगर हो रही है मृत्यु तो उसे एक लाना। ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा स्तर है इसका, है ना। बहुत ज़्यादा गर्भवती महिलाएं डिलीवरी के टाइम पर चली जाती हैं, मतलब एक्सपायर हो जाती हैं। कुल प्रजनन दर, जो प्रजनन दर है उसको 2.1 तक नीचे लाना। ये प्रजनन दर ही है जो आज समस्या बन रही है हमारे देश में ना, जनसंख्या वृद्धि दर। निर्धनता, देखो यहाँ पर क्या हुआ था, जब ये प्रावधान किए गए थे तो इसको कड़ाई से लागू नहीं किया गया था। ठीक है, कार्यक्रम चलाए गए, लोगों को जागरूक किया गया ताकि लोग जागरूकता के माध्यम से ही इन उपायों को अपनाएं, लेकिन वो कारगर साबित नहीं हो पाए। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों तक बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृषि क्षेत्र में वृद्धि दर कितनी? 3.6% थी, जबकि लक्ष्य कितना था? 4% का था। प्राप्त कितना हुआ? 3.6, मतलब फिर भी अच्छी स्थिति थी। ठीक है, योजना के मूल्यांकन करने पर कृषि क्षेत्र में लगभग 58.2% लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ था। जब योजना का मूल्यांकन किया गया तो 58.2% लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। योजना का लक्ष्य 9% वृद्धि दर का था, बाद में इसे 8.1% कर दिया गया, मतलब लक्ष्य को बदल लिया गया था। 9 से क्या कर लिया था लक्ष्य अपन ने? 8.1%, और वास्तविक रूप में हमें कितना प्राप्त हुआ था बाद में? 8% की वृद्धि इस योजना अवधि में प्राप्त हुई थी। बढ़ते हैं आगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना, ये रही आपकी 2012 से 2017 तक के लिए। इस योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, धारणीय और अधिक समावेशी विकास था। ये क्वेश्चन कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, यूपीएससी में आ चुका है। आप लोग अगर यूपीएससी के पेपर लगा रहे होंगे तो ये 13-14 के जो प्री का एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन आ चुका है। ऊर्जा एवं सामाजिक क्षेत्र पर विशेष बल दिया गया इस पंचवर्षीय योजना में। इस योजना में आर्थिक क्षेत्र में कृषि, उद्योग, परिवहन, संचार, ग्रामीण विकास, शहरी विकास को शामिल किया गया। सामाजिक क्षेत्र में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा,
कौशल विकास, महिला अभिकरण, बाल अधिकार एवं सामाजिक समावेशन को शामिल किया गया। आपको ये शब्द सभी याद होना चाहिए अच्छे से। देखिए, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू जब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब पीएससी मेंस की बारी आती है तो आपको ये शब्द जो होते हैं आंसर राइटिंग में हेल्प करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उपरोक्त वर्णित क्षेत्रों के लिए निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए गए और रूपरेखा बनाई गई, परंतु 2014 में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद योजना आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं पर रोक लगा दी गई। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग और पंचवर्षीय योजनाओं के स्थान पर 15 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसका प्रत्येक 3 वर्ष में अवलोकन और समीक्षा की जाएगी। ये थी हमारी पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना तक। अब बन गया है हमारे पास नीति आयोग 2015 में। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था की 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें अब जो कल की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट कराऊंगी भारतीय अर्थव्यवस्था के पार्ट 6 में। उसमें होगा आपका 1991 के आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति और नीति आयोग, ये दोनों हम कल कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मुझे मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।